हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछला वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एनसीईआरटी के 10th क्लास के एनसीईआरटी के मैथ सॉल्यूशन के बारे में। उसमें हमने पहला एक्सरसाइज से ही सॉल्व एग्जांपल का बात किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली से सवाल। ठीक है, बिल्कुल एक से लेकर के लास्ट तक चलेंगे, तो बने रहेंगे मेरे साथ। जी, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपने यूट्यूब चैनल फेस भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं, स्टार्ट करें हम। चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कह रहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए, किसका, तो दिए गए जो भी संख्या है उसका। तो आइए इसको हम पहला बनाते हैं। कितना है, 140। तो इसको बनाने के लिए आप गुणनखंड निकालिए इसका। अभाज्य गुणनखंड कहा है तो हम अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे, है ना। बोला अभाज्य गुणनखंड, तो हम कैसे संख्या का इस्तेमाल करेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हम इन संख्याओं को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम बताते हैं। तो पहले कितना से लगाया जाए, 2 से। 70 दूनी 140, फिर कितना से, 2 से। 35 दूनी 70, फिर कितना से, 5 से। 5 सत्ते 35। हमें कैसे पता चलता है कि 2 से लगेगा कि नहीं, 3 से लगेगा कि नहीं, 5 से लगेगा कि नहीं, 7 से लगेगा कि नहीं। तो हम इसके लिए इसका रूल पढ़ते हैं। ठीक है, 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। जैसे हम 2 से विभाज्यता का बात करें तो कहता है इकाई अंक, 2 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें कहा जाता है कि इकाई अंक शून्य होना चाहिए, सॉरी सम होना चाहिए। सम बोले तो 0, 2, 4, 6, 8, है ना। इकाई अंक हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये आया तो हम समझ लेंगे कि वो 2 से विभाजित होगा। जैसे यहां पर हम देखें कि इकाई अंक कितना है, 0, तो हम कंफर्म हो गए कि ये 2 से विभाजित होगा। तो हम लगाएं तो 70 दूनी के 140, 7 दूनी 14, 0 से लगाए तो 0। फिर उसके बाद फिर देख रहे हैं तो इकाई अंक कितना है, 0 है, तो फिर 2 से लग गया। अब देखें इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इकाई अंक दिख रहे हैं, इसमें से आया है नहीं, तो हम कंफर्म हो गए कि 2 से लगने वाला नहीं है। 10 से लगता है, तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो कहता है 10 से विभाज्यता का नियम, अगर हम संख्या के अंकों को जोड़ दें, संख्या के अंकों को क्या करें, और वो 10 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें संख्या कितना है, 35, तो इसके अंकों को जब जोड़ते हैं तो 3 जोड़ 5 कितना आ जाएगा, 8। क्या यह 3 से विभाजित है, नहीं, तो यह संख्या यानी कि 35 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से आ जाइए, 4 से विभाज्यता का क्या, 4 चूंकि अभाज्य संख्या ही नहीं है तो उसका बात ही मत करो। अब 5 से देखिए, 5 चूंकि अभाज्य संख्या है तो 5 से अभाज्यता का क्या नियम है, तो कहता है इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि इकाई अंक 0 या तो फिर कितना होना चाहिए, 5। यहां तो देख रहे हैं इकाई अंक कितना, 5 है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो क्लियर पता चल गया कि 140 का जो गुणनखंड होगा 2 गुने 5 गुने 7, इसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आंसर। तो इसी प्रकार से आप 156 का करें। आइए हम 3825 का करते हैं, थर्ड वाला करते हैं, आप सेकेंड वाला खुद करिएगा। अब हम सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड में क्या है, 3825, इसका हम थर्ड वाला, हाँ, इसका बनाते हैं। 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना होता है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, क्या 2 से विभाजित होगा, नहीं, क्यों, इकाई अंक सम नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं आता है, 5 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से है, 3 से है, तो इनके हम अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 3, 8, 11, 11, 2, 13 और 13, 5, 18। बिल्कुल 18 3 से विभाजित है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल हो जा रहा है ना, आसान हो जा रहा है। तो आइए हम इसको 3 से लगा देते हैं। 3 में 3, पहले 3 यहां पे कर लिया, अगर नहीं बुझाए तो यहां पे कर लो। 3825, 3
3 एकम 3 कट गया, फिर 8 कितना से 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, फिर कितना 2, 3 सते 21, 2 में से 1 गया 1 कट गया, फिर 15, 3 पचे 15। तो हम इतना करेंगे, हम 1 2 3 में थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, हम लोग 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। तो 10 क्लास में तो 10 क्लास की तरह स्टैंडर्ड माइंड बढ़ाएंगे हम लोग। तो 3 से विभाज्य यहाँ करिए, तो 3 एकम 3 कट गया, 8 उतरेगा, 3 दूनी के 6, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ फिर 2 उतरेगा, तो 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 22 में से 21 गया 1, फिर 5 उतरेगा, 3 पचे 15। ऐसे करेंगे हम लोग। फिर देखते हैं 3 से कटेगा, तो 2 1 3, हम अंकों को जोड़ेंगे ना, 2 1 3 7 10 और 10 और 5 15, बिल्कुल 3 से फिर कटेगा, तो 3 चौके 12, फिर 7, 3 दूनी 6, फिर 1, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, तो 4 2 6 और 5 11। नहीं, इस बार 3 से विभाजित नहीं होने वाला। चलिए 4 से तो लगाना ही नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से लगेगा, तो 5 से देखिए इकाई अंक कितना है 5, तो बिल्कुल लगेगा। 5 8 40, यहाँ 2 बचेगा, 5 25, 25 हो जाता था ना। फिर कितना 5 से लगेगा, फिर से बिल्कुल 17 पचे 85। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 3800, इसीलिए 3825 इज इक्वल टू 3 गुने गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं फिर से, और गुने 17। ठीक है, बाकी हम इसमें से सेकेंड वाला और 5 वाला हम आपके लिए सवाल छोड़ दे रहे हैं, आप खुद बनाइएगा इसको। चलिए अगला सवाल पर विचार करते हैं। अगला क्या है, कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो संख्या है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार। कह रहा है अगर दो संख्या है ए और बी, अगर आप इसका एचसीएफ निकालो, ठीक, और इसमें गुना कर दो एलसीएम निकाल के इन्हीं संख्याओं के, किसका किसका, तो ए और बी, तो ये जो हो जाएगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को कह रहा है कि देखिए निकाल करके और पता करिए कि ये बात सही हो रहा है कि नहीं, जांच करना है। तो आइए हम सोल्व करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, 2 का फर्स्ट सोल्व। तो 2 के फर्स्ट में जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है, दिया गया संख्या क्या है, तो दिया गया संख्या 26 है और 91। तो क्या कहा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो कहा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, और आपको बताना है यानी चेक करना है, चेक करना है कि एचसीएफ किसका, तो 26 और 91 का गुना करिए एलसीएम किसका, तो 26 का और 91 का, और ये जो है से दोनों संख्या यानी 26 गुने 91 के बराबर होता है। इसको चेक करना, समझ में आ रही बात है। आइए तो पहले हम क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड निकाल लेंगे। आप कहीं रफ कर लो एक बार और 26 का गुणनखंड निकाल लो, तो 2 से लगेगा पहले, फिर गुने 13, सिंपल है ये। फिर कितना बच गया, 91 का निकालो, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 9 1 10 नहीं, डायरेक्ट कितना से 7 से, गुने में 13। तो इसीलिए हम यहां पे कह सकते हैं एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना किसका किसका, तो 26 और 91 का कितना हो जाएगा 13, जो एक कॉमन रहता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, तथा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम किसका, तो 26 और 91 का कितना हो जाएगा, तो दोनों में पहले 2 को देख लीजिए कि 2 है इसमें, नहीं है तो भी लिखाएगा, कॉमन रहता तो एक बार लिखाता। फिर देख लो 13 इसमें है बिल्कुल, चलिए कॉमन हो गया, इसका भी खेला खत्म। अब बच गया कौन, 7। अब इसको गुना कर लीजिए, 13 7 91 और 91 दूनी 1 दूनी के 2 9 दूनी के 18 182। तो हमने मसा और लसा एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आ जाते हैं, अब जांच वाला बात करते हैं, है ना। तो जांच करने के लिए क्या कहा था, एचसीएफ, तो चूंकि एचसीएफ किसका,
26 ना, तो ऐसा करो, चूंकि LHS से चलो, LHS से जो सिद्ध करना है, जो चेक करना है, उसका LHS देखो कितना है। तो उसका LHS है HCF ऑफ 26 और 91 और गुने LCM ऑफ 26 और कितना 91। ठीक है, तो HCF अभी अभी हम लोगों ने कितना निकाला 13 और LCM कितना निकाला 182। तो 13 और 182 को गुना किया जाए, 13 और 182 का, तो 2 तिया 6, 8 तिया 24, 1 तिया 3 और 2 3 और 2 5, फिर 2 एकम, फिर 8 एकम, 8 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, 2366। इतना ही आएगा ना, 2366। अब क्या करते हैं, अब LHS से चल देते हैं, सॉरी RHS से चल देते हैं तथा RHS से। ठीक है, तो RHS कितना है 26 और 91 का गुणनफल के रूप में। तो 26 और 91 का गुना किया जाए, 26 और 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 9 54, 2 9 18 और 5 23, 6 4 2 6, 3 9 सॉरी 3 का 3 और यहाँ 2, तो यहाँ भी कितना आया है 2300। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि LHS और RHS क्या आए हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं HCF किसका 26 का और 91 का गुना LCM किसका 26 और 91 का, इक्वल क्या हो जा रहा है 26 गुने में 91। तो चेक हो गया, तो चेक हो गया, तो यहाँ लिख दो चेक्ड, यानी कि चेक हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 510 और 92 के लिए कर सकते हैं, 336 और 54 के लिए कर सकते हैं। ऐसा ही करेंगे, पहले हम लिख लेंगे डेटा को कि संख्या क्या दिया हुआ है, फिर करना क्या है तो चेक करना है। इसमें ऐसे ही लिखेंगे 26 की जगह 510, 91 की जगह 92, फिर इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम बारी बारी से क्या करेंगे HCF और LCM निकाल लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा रफ कर लेना, बगल में रफ लिख करके आप 510 का मसा निकाल गुणनखंड निकाल लेना और 92 का भी गुणनखंड निकाल लेना, अभाज्य गुणनखंड निकालना। उसके बाद जो भी रूल है HCF और LCM निकालने का वो हम कर लेंगे। उसके बाद फिर ऐसा ही करेंगे कि LHS से चलेंगे और एक बार RHS से चलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो बिल्कुल अगर आप सही बना रहे हैं तो ये बात होगा, अगर आपका सही है तो इतना परम सत्य होगा। समझ रहे हैं बातों को? चलिए तब अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 और 15 और 21 है ना, इसका निकालिए, फिर इसके बाद इसका पूछ रहा है, फिर इसके बाद इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी वैसा ही लिखेंगे, दिया गया संख्या क्या है, गिवन संख्या। तो दिया गया संख्या कितना है, पहला क्वेश्चन में 12, फिर 15 और उसके बाद है 21। ठीक, तो काम क्या करना है इसका, तो HCF निकालना है किसका, 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, LCM निकालना है, इतना का ही 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल उपाय क्या है, चूंकि बोला ही गया है अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले, तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 का पहले निकालते हैं, चूंकि 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 2 से कटने योग्य है, 2 है ना, तो 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा गुने 3, फिर कितना है 15, तो कितना हो जाएगा, 2 से तो लगेगा नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा, पहले 3 से, फिर गुना 5, उसके बाद कितना है 21 है, तो 21 कितना हो जाएगा 3 और गुने में 7। आप क्या करो, इसीलिए पहला कहा था कि HCF निकालो। HCF किसका किसका,
12, 15 और कितना का 21 का। तो HCF क्या कहता है, सभी में जो कॉमन हो सबसे ज्यादा। तो 2 नहीं है, इसका बात छोड़ो। अब 3 यहां है और फिर यहां है ना, और कोई कॉमन रह गया नहीं, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 3। फिर सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड में क्या निकालना है LCM कितना का 12, 15 और 21 का। तो कितना हो जाएगा, तो LCM पहले देख लो कि 2 कॉमन है इसमें, नहीं है तो लिखाएगा, अकेले ही लिखाएगा। ये 2 है, नहीं है, लिखाएगा। ये 3 है, बिल्कुल लिखाएगा। इसके बाद अब इसमें आ जाओ, 5 है तो भी लिखाएगा। इसमें है 7 अकेले तो भी लिखाएगा। अब गुना करके आंसर को क्या करना, लिख देना। तो 5 7 35, अब 35 दिया 105, 105 दूनी के 210 और 210 दूनी के 420। तो LCM कितना आने वाला है 420। इसी प्रकार से आप सेकेंड के बनाइएगा। आइए हम सेकेंड का भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड का भी कैसे बनाएंगे, एकदम बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही बनेगा। आइए सेकेंड, गिवन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो जल्दी से। इसको मिटा देते हैं, कितना हो जाएगा 17, 23 और 29। तो निकालना क्या है, HCF निकालना है और क्या निकालना है LCM निकालना है। HCF किसका, तो 17, 23 और 29 का, और LCM किसका, फिर से उसी संख्या का 17, 23, 29 का। ठीक है, तो वैसा ही करना है हम लोग को। फर्स्ट का 17 का गुणनखंड निकालिए। तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम 17 को सिर्फ 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चूंकि फिर कितना है 23, तो 23 के लिए भी क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 23। ठीक है, फिर कितना है 29, तो 29 के लिए भी लिख सकते हैं 1 गुणे 29। ठीक है, तो इसीलिए बताओ HCF निकाल सकते हो आप। HCF किसका किसका, तो 17, 23 और किसका 29 का। तो आप देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड अगर 17 देखे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसके गुणनखंड 23 देखे तो इसमें है, इसमें सिर्फ है, इसमें नहीं है। इसका 29 देखिए तो 29 सिर्फ इसी में है। और सच बोले तो ये सभी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर अभाज्य संख्या है तो उसके अलावा भी कुछ कॉमन है, कुछ नहीं था तो कितना है 1 है। तो जब कुछ नहीं कॉमन रहता है तो हमको कितना लेना पड़ता है 1, तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आप क्या निकालिए LCM निकालिए, किसका 17, 23 और 29 है ना। तो ये सभी में 1 कॉमन है, 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। 17 कॉमन नहीं है तो उसको भी लिखेंगे 17, 23 और 29। ठीक है, आप इसको एक बार गुना कर लीजिए। तो पहले 17 और 23 का करते हैं, 7 या 21, 1 तिया के 3 और 2 5, यानी 17 तिया कामन और 17 दूनी के 34। कितना आ गया 1, 4, 5, 9 और यहाँ 3 और फिर कितना हो 29। तो 29 में कर दीजिए 9 एकम 9, 9 9 81, 3 9 27 और 8 35। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 3 दूनी के 6 और 1 7, यानी 9 2 1 3, 8 5 13 और 7 3 10 और 1 11, माने 11,339। 11,339 ये इसका क्या हो गया LCM। तो इसी प्रकार से थर्ड वाला हम आपके लिए छोड़ देते हैं, थर्ड वाला आप लोग खुद बनाइए। अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात करिए इसका। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम सॉल्व लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि या तो इंग्लिश में लिखो गिवन या हिंदी में लिखो दिया। तो क्या है गिवन संख्या, क्या दिया गया है, इसमें डेटा क्या है, तो दिया हुआ है HCF इसका तो 306 और 657 का।
कितना दे दिया है? 9। तो निकालने के लिए क्या है इसमें? एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम कितना हो जाएगा वो बताना है आपको। तो आप चूंकि इसके पहले आप देखे थे कि किसी दो संख्या की, कोई भी दो संख्या है, उसका अगर मासा और लसा दोनों का अगर गुना करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। नहीं समझा? नहीं समझा तो इधर आओ। एचसीएफ किसका? तो 306 और 657 का गुना एलसीएम किसका? उसी संख्या का, यानी 306 और 657 का कितना हो जाता है? तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो 306 गुने 657। ठीक है। तो आपको देखिएगा, ये चूंकि ये डेटा दिया हुआ है, फिर ये डेटा दिया हुआ है, नहीं एचसीएफ दिया हुआ है और ये डेटा दिया हुआ है, निकालना है। ये दिया हुआ है और इसको निकालना है। तो इसलिए मुझे ये बताओ कि एलसीएम किसका किसका? तो 306 और 657 का कितना हो जाएगा? तो 306 गुने 657 और बटा, इसको उधर लेकर के चले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। एचसीएफ किसका? तो 306 और 657 का। तो कितना हो जाने वाला है आप? 306 गुने 657 और बटा में ये कितना दिया हुआ है? 9। कटेगा ये? तो देखिए 9 से काटने का क्या है? 9 से विभाज्यता का क्या नियम है? जैसे 3 का है वैसा ही 9 का है। हम क्या करेंगे? अंकों को जोड़ देंगे। तो अंकों को जोड़िए, 3 0 3 और 6 9, यानी कट जाने वाला है। तो काटो। 9 तिया 27, 3 9 चौके 36। तो कितना आया? 34 गुने 657। अब आपके पास गुना करना रह गया है, आंसर आकर तैयार होने वाला है। 657 34 7 चौ 28 5 चौ 20 और 2 22 6 चौके 24 और 2 26। अब इधर आ जाओ। 7 या 21 5 तिया 15 और 2 17 के साथ हाथ में रहा 1 6 तिया 18 18 और 1 19 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2 22,338 22,338 है ना। तो एलसीएम किसका किसका? 306 और 657 का कितना आया है? दिस इज आंसर। ठीक है। अगला सवाल पर, अगला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसको बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोग 16 एग्जाम्पल में देखे थे, इसी प्रकार के प्रश्न था। वहां पर कह रहा था कि क्या 4 पर पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। हमने यह सवाल वहां पर बनाया था। यहां पर सवाल क्या है? क्या 6 पर पावर n? तो हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है उसमें गुणनखंड 2 और 5 का आना बहुत ही क्या है? जरूरी है। ठीक है कि नहीं? हमने फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने क्या कहा कि जिसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है उसके गुणनखंड में 2 और 5 का आना बहुत ही क्या है? जरूरी है, साथ में दोनों। आइए देखते हैं इसको। संख्या दे दिया है 6 पर पावर n, और n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। तो काम क्या करवाना चाह रहे हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो आपको दिखाना है, चेक करना है ना? चेक करना है कि क्या
6 पर पावर n, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सवाल यही है ना? तो आइए लिख सकते हैं 6 पर पावर n को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3 के पावर n। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक है, 2 गुने 3 फिर गुना 2 गुने 3 फिर गुना 2 गुने 3 फिर गुना 2 गुने, यानी कि इस प्रकार से कहां तक जाना है? n तक, है ना? तो यहां हम देख पा रहे हैं, यहां 6 पर पावर n के गुणनखंड में 2 के अलावे 5 उपस्थित है, 5 विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है ना? और संख्या तभी 0 पर समाप्त हो सकता है। सिर्फ इसमें लिखना है 0 पर समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 साथ में आए। मतलब हम लोग कह सकते हैं, अतः हम जानते हैं कि इकाई अंक 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5 का होना जरूरी है। और इसके जब गुणनखंड निकाले तो इसके गुणनखंड में 5 क्या है? विद्यमान नहीं है। तो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः 6 पर पावर n, 6 पर पावर संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चेक हो गया? चेक्ड। चलिए, तो इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा अलग है ये वाला। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 प्लस 2 गुने 5 फिर प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है? तो हम भाज्य संख्या का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। भाज्य संख्या का जो सिंपल डेफिनेशन है वो है कि वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। इन सभी के अलावे भाज्य संख्या का एक और डेफिनेशन है कि इसका अगर गुणनखंड निकाला जाए तो एक और खुद को छोड़ करके और कोई दूसरा संख्या इसका गुणनखंड हो सकता है। जैसे अगर हम कहें 2, तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है। ठीक है, कोई और नहीं है। 3 का निकालते हैं तो 1 और 3। ठीक है, अगर हम 4 का निकालते हैं तो 1 से, 2 से और 4 से। तो अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या का 2 से अधिक होते हैं। एक और खुद को छोड़ दिया जाए तो कोई और हो सकता है। तो 4 के गुणनखंड में कौन आया है अलग से? 4 नहीं, 4 नहीं, 2 आया। कौन आया है? 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि 4 कैसे संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम कंफर्म हो गए कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो
जिस संख्या के 2 से, और वो तीसरा जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, भाज्य। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं, इस सवाल पे। सवाल ये भी बढ़िया है, सॉल्व किया जाए। गिवन क्या है, पहली संख्या कितना है भाई, पहली संख्या वो है 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पर 13 है और यहां पर भी क्या है, 13 है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 13 कॉमन अगर ले ले तो यहां से बचेगा खाली 7 गुने 11, और यहां से 13 अगर ले लिए तो सिर्फ बचेगा 1। इसको हम लिख सकते हैं 13, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और प्लस 1। यहां लिख सकते हैं 13 गुने 77 और 1 78, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या है ये वाला, इस संख्या का जैसे 1 से तो ये संख्या विभाजित होना ही है, फिर उसके बाद गुना जोड़ करने के बाद जो संख्या आएगा उससे तो विभाजित होना है ही। इसके अलावे किससे विभाजित हो रहा है, 13 से और 78 से, है ना। तो यहां यह संख्या एक और स्वयं कौन 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 के अलावे 13 और 78, और कहें तो 78 का अगर और गुणनखंड अगर आप निकालें तो और आएगा इसमें से निकाल करके, 2 से लगा लीजिए 39 दूनी 78, फिर 3 से लगा लीजिए, फिर 13 से लगा लीजिए, यानी 13 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 13 से विभाजित है। गुणनखंड में आने का मतलब है कि इन संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं 13 2 3, है ना। यह हम ऐसे सिंपल लिख देते हैं कि यह संख्या, इस संख्या का, इसको मिटाते हैं हम, इस संख्या का अन्य गुणनखंड क्या है जी, 13 है, 2 है, 3 है ना। इसीलिए संख्या कौन, संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। एक्सप्लेन हो गया। तथा अब दूसरी संख्या पर विचार करो। तो दूसरी संख्या कितना है भाई, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 और प्लस 5। तो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, देख रहे हैं, गिद्ध की तरह आंख रखिए दो। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 1 लिखने का कोई फायदा यहां भी नहीं है, इसमें से रहेगा 1। तो यहां डायरेक्ट आप चाहो तो गुना करके भी लिख सकते हो, बस इसमें तीसरा गुणनखंड आना चाहिए। तो यहां पर स्पष्ट पता चल रहा है कि तीसरा गुणनखंड कितना है, 5 है। तो इस संख्या का एक अन्य गुणनखंड कितना है, 5 है। अन्य गुणनखंड कितना है जी, 5 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या कौन, संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। ये भी एक्सप्लेन हो गया। यही ना बोला जा रहा था कि एक्सप्लेन करो,
क्या करो? अब सबसे लास्ट वाला सवाल पे आ जाते हैं। सबसे लास्ट का सवाल है, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि इस सवाल को आप देखिए, ऐसे बनाइए। क्या कह रहा है इसको पहले समझा देते हैं हम। कह रहा है एक वृत्ताकार क्या है? मैदान है। एक वृत्ताकार क्या है? मैदान है। और इसी मैदान पे क्या करता है कि एक कौन है जी? सोनिया। तो सोनिया चलना स्टार्ट करती है यहीं से, और कह रहा है कि सोनिया जो है 18 मिनट में चक्कर लगा लेती है। मतलब अगर ये सोनिया है तो अगर ये चले तो इसको यहां आने में कितना टाइम लग जाता है? 18 मिनट। फिर उसके बाद कौन है? रवि। रवि को कितना मिनट लगता है यहीं से अगर स्टार्ट करें तो? या कह रहा है कि इस मैदान का चक्कर लगाने में कितना टाइम ले लेता है ये? अगर ये रवि है तो ये घूम लेता है तो कितना टाइम लगाता है एक चक्कर लगाने में? 12 मिनट। अब कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, एक ही स्थान से और एक ही दिशा में। मतलब ये हो गया रवि, ठीक है, ये है सोनिया और ये है रवि। ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो एक बात तो श्योर है कि चूंकि ये 12 मिनट टाइम लेता है और ये कितना मिनट लेता है? सॉरी, वो 18 मिनट और ये 12 मिनट। यानी सोनिया थोड़ा स्लो है और रवि थोड़ा सा क्या है? फास्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इस बार फिर से चक्कर यहां पर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो कितने समय बाद ऐसा होगा? एक समय में तो स्टार्ट किया, तो फिर क्या 18 मिनट में दोनों मिल जाएगा? नहीं। क्या दोनों 12 मिनट में मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि एक स्लो है और एक क्या है? फास्ट है। तो कह रहा है ऐसा कब कंडीशन आएगा कि दोनों किसी ना किसी स्थान पर एक जगह मिल जाए? तो कहता है इसके लिए सिंपल है कि आप इसका क्या निकालो? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। सोनिया द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है? लिखने का तरीका, बनाने का तरीका तो यही है ना कि पहले जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। सोनिया द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है? 18। फिर कौन है? रवि है। रवि द्वारा लिया जाने वाला समय 12 मिनट। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहां जो अभीष्ट समय निकालने के लिए कहा जा रहा है, अभीष्ट समय जो हो जाएगा वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका? तो 18 और 12 का, ठीक है। यही आपको निकालना है। तो क्या करें हम? पहले हम 18 का एलसीएम निकाल ले, सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकाल ले। तो 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से फिर 3, फिर 12 का भी निकाल लो। 2 गुने में फिर 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 2 से और फिर कितना? 3 से, है ना। तो इसीलिए बोलो, इसे एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 12 का एलसीएम कितना होने वाला है? तो 2 कॉमन है एक बार, फिर 3 कॉमन है यहाँ एक बार, ठीक है। फिर ये 3 और कहीं नहीं है तो ये भी लिखाएगा, और फिर इसमें ये 2 बच रहा था तो यहाँ लिखा जाएगा। गुना कर दो, 2 तिया 6 तिया 18, 3 दूनी 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36। यानी हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट समय जो है, अभीष्ट समय वो कितना? 36 मिनट। मतलब कि 36 मिनट के बाद फिर से वो कहीं न कहीं किसी स्थान पर एक साथ होंगे। समझ में आई बात? कितने मिनट के बाद? पहला टाइम 0 मिनट पे, 0 समय पे एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया। इसके बाद अब टाइम कितना हो जाएगा? जब 36 मिनट, तब दोनों एक स्थान पर हो जाएगा। फिर इसके बाद 36 दूनी 72 मिनट, फिर उसके बाद 36 जोड़ते जाइए तो उतना उतना टाइम पर सब एक साथ होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।